देखिए भैया, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ये कमेंट कर रहे थे कि सर जो नीट बायोलॉजी का सिलेबस है उसे हमें आप बता दें। तो आप लोगों के ही ये जान लीजिए फरमाइश थी, उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या कहा कि आपको जो सिलेबस है उसे हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस जानने की पहली चीज मैं आपको ये बता दिया करता हूँ कि जिन बच्चों का ये एम्स है या उनका टारगेट है कि हमें आगे चल करके जान लीजिए बायोलॉजी की कंपटीशन लेवल की तैयारी करना है, या उन्हें जैसे मेडिकल में नीट जानते हो सबसे बड़ी परीक्षा हुआ करती है उसे फॉलो करना है, और या जिनका सपना है कि हम आगे चल करके एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे, तो उन बच्चों के लिए ही एक खास तौर से है। और अगर जो बच्चे आगे चल करके बायोलॉजी के स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, चाहे वो टीजीटी चाहे पीजीटी, या फिर वो आगे चल करके या प्रोफेशनल लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन सबको जान लीजिए ये जो सिलेबस है बायोलॉजी का एक तरीके से उनका एक रीढ़ हुआ करता है, ध्यान दीजिएगा। तो जानने के पहले हम आपको बता देते हैं कि बायोलॉजी क्यों ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नीट के व्यू से। तो उसका रीजन ये है कि बायोलॉजी में देखिए जो नीट की परीक्षा हुआ करती है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट इसको कहा करते हैं, जो पूरे आपके भारत में हुआ करती है। तो बायोलॉजी की इसमें क्या हुआ करते हैं, 90 क्वेश्चन आया किया करते हैं, और कुल मिलाकर के 360 नंबर इसका क्या हुआ करता है, आपका वेटेज हुआ करता है। और फिजिक्स के 45 क्वेश्चन आते हैं तो 180 नंबर इसका होता है, और केमिस्ट्री के भी 45 क्वेश्चन आते हैं तो इनका भी 180 क्वेश्चन होता है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो पूरे इस 180 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन जान लीजिए आपके बायोलॉजी के ही हुआ करती हैं, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का आया किया करता है। ये तो इसके सिलेबस की बात बता रहे हैं आपको। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि काफी बच्चे ये हुआ करते हैं कि जब वो 11th 12th की प्रिपरेशन कर लिया करते हैं तो वो जा करके फिर नीट लेवल की जब तैयारी करना शुरू करते हैं तो उनको फिर 1 2 3 4 साल लग जाए किया करता है, जिसके कारण उनका उतना अच्छे से प्रिपरेशन भी नहीं हो पाता है, और आगे चल करके उनका सक्सेस जो होता है या जिनका एम होता है वो भी नहीं पूरा हो पाता है। तो जिन बच्चों को अगर ये लगता है कि हमें अभी से ही कुछ करना है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ 9th लेवल से अगर बच्चे सही से उठेंगे तब इस लेवल की तैयारी कर सकते हैं। तो 9 के भी बच्चे, 10 के भी बच्चे, 11 के भी बच्चे और 12वीं के बच्चे या उसके बाद जो पास आउट बच्चे हैं वो सब इस चीज के लिए उठते हैं, एलिजिबल जान लीजिए। तो हमारा सीधा सा एक टारगेट है कि अगर आपको फ्यूचर में अपने सपने के प्रति साकार करना है तो अगर कम से कम आप बायोलॉजी का जो क्वेश्चन है इसको आप पूरा विधिवत अगर तैयार रखेंगे तो आपका आधा जान लीजिए कॉम्बिनेशन पूरा तैयार रहता है। और यही शहर के बच्चे क्या करते हैं, वहां पे भी क्या हुआ करता है, जो बच्चे अपना 9, 10, 11 पढ़ते रहते हैं लेकिन उसके साथ साथ वो क्या किया करते रहते हैं, अपने गोल के प्रति भी वो विभिन्न प्रकार की क्लासेस अटेंड किया रहते हैं। ज्यादा जानकारी है तो आपको मालूम ही होगा, एक आप लोगों के लिए कोटेशन यहाँ पे ध्यान दीजिए, लहरों को खामोश देखकर न समझना कि समुद्र में रवानी नहीं। लहरों को खामोश देखकर न समझना कि समुद्र में रवानी नहीं, अरे हम जब उड़ेंगे तूफान बनकर उड़ेंगे, हम जब उड़ेंगे तूफान बनकर उड़ेंगे, बस उड़ने की अभी ठानी नहीं है। जिसके अगर जुनून है, जिसके ब्लड है जान लीजिए बह रहा है, तो उन लोगों के लिए ये है जान लीजिए। तो पूरा बायोलॉजी का सिलेबस जानने के लिए मैं आपको इतना सबसे पहले बताता हूं कि आपको 9, 10th लेवल की एनसीईआरटी को आपको बेसिक होती है, वो तो आपको आती होगी, तैयारी होती रहती है, लेकिन जो सिलेबस है बायोलॉजी का वो 11th की जो बायोलॉजी है और जो आपकी कौन सी है 12th की बायोलॉजी, इन्हीं पूरी बायोलॉजी की अगर देखा जाए तो 22 चैप्टर आपके 11th में है और 16 चैप्टर आपके किसमें हुआ करते हैं, 12th की बायोलॉजी के हुआ करते हैं। तो अगर इनको टोटली ऐड कर दिया जाए तो आपको टोटल अगर देखिएगा तो ये 8 और 2 1 3 38 क्वेश्चन, मतलब 38 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो 38 चैप्टर में क्या हुआ करता है, जैसे मान लीजिए कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं कि जिनसे 1 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि जिनसे 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यही टोटल अगर देखा जाए, वैसे न्यूनतम तो यही जितने भी चैप्टर मैंने लिखा हुआ है 11th और 12th की बायोलॉजी का एनसीईआरटी का सिलेबस, और यही एनसीईआरटी का जो सिलेबस है 11th की पूरी बायोलॉजी का सिलेबस है। जिन बच्चों को ये जानकारी करना है कि हमें 11th की बायोलॉजी का सिलेबस क्या है, तो मैंने देखो इसीलिए सीरियल बाय दिया, ये 11th की बायोलॉजी का सिलेबस है, ये 12th की बायोलॉजी का सिलेबस है, और यही दोनों मिला करके ही क्या हुआ करते हैं, नीट की बायोलॉजी का सिलेबस है। तो जो बच्चे सही से केयर करने जान लीजिए, आप 11, 12 लेवल की अगर सही तैयारी हो जाती है तो आप उतने भी क्वेश्चन होते हैं, और एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपके लिए क्या हुआ करती है, इंपॉर्टेंट हुआ करती है। यही इतना आपका पूरा सिलेबस है, और इसको अगर आप सही से
क्लियर कर ले गए जान लीजिए, तो आपके हाथ में ये सब पूरी चीजें क्लियर होती है। देखिए हम एक एक चैप्टर का नाम बता देते हैं, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें बता देंगे सब चैप्टर के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है जीव जगत, जिसको आप लोग प्लांट किंगडम कहा करते हो। इसमें जीव जगत की आपकी क्या कुछ देखने को मिलेगा कि जीव जगत क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह के बारे में बताया जाता है। जीव जगत की जो पद्धतियां हुआ करती हैं उनके वर्गीकरण की पद्धति, द्वि जगत पद्धति, तीन जगत पद्धति, चार जगत पद्धतियां क्या हुआ करती हैं, फिर पांच जगत पद्धति क्या हुआ करती है, फिर इसी के ही अंतर्गत क्या हुआ करता है आपका डोमेन पद्धति, ये सब बांटा गया है। फिर वनस्पति जीव जगत के वर्गीकरण, दोनों चैप्टर उसके अंतर्गत। फिर वनस्पति जगत जो चैप्टर जिसको आप लोग प्लांट किंगडम कहा किया करते हो, ये चैप्टर भी क्या हुआ करता है, अपने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि वनस्पति जगत में क्या करना होता है, आपको एक तरीके से अगर सही से कहते हैं तो फंजाई पूरा पढ़ना रहता है, एल्गी पढ़ना रहता है, ब्रायोफाइटा, ट्रिडोफाइटा, और उसके बाद फिर क्या हुआ करता है जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। ये मैं केवल यूनिट की बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे ध्यान दीजिएगा। मतलब कवक पढ़ना रहता है, शैवाल पढ़ना रहता है, लाइकेन भी थोड़ा जानकारी उसके लिए भी, फिर ब्रायोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्मी, फिर एंजियोस्पर्मी, आवृत बीजी और अनावृत बीजी। वनस्पति जगत में, प्राणी जगत में क्या हुआ करता है, प्रोटोजोआ से लेकर के आपको कार्डेटा तक पढ़ना रहता है, जान लीजिए। प्रोटोजोआ का पूरा कमेंट पढ़िएगा किसी एक जुधारी के बारे में विधिवत, और जुधारियों को उदाहरण जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्राणी जगत में जुधारियों की जो बॉडी की सिमेट्री हुआ करती है उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो प्रोटोजोआ से लेकर के पोरीफेरा, फिलेंट्रेटा, प्लेटेहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा, ये सब प्राणी जगत में आपको पढ़ाया जाता है। फिर पुष्पी पादपों की आकार की, मतलब जो आपके हायर प्लांट हुआ करती हैं, पुष्प क्या हुआ करता है, वाह दल क्या होता है, दल क्या हुआ करता है, वाह दल कितने प्रकार के होते हैं, फिर दल कितने प्रकार के होते हैं, पुंकेसर कितने प्रकार के होते हैं, स्त्री केसर कितने प्रकार के होते हैं, और फिर सुपीरियर ओवरी क्या होती है, इंफीरियर ओवरी क्या होती है, हाइपोजाइनस क्या होता है, एपिगाइनस क्या होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसी आकारकी के ही अंतर्गत आपको फैमिली भी देखने को मिलती है, जिसमें आपके यहाँ कुछ फैमिलियां हैं। फिर पुष्पी पादपों का शरीर, अब शरीर में क्या क्या पढ़ाया जाता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। पुष्पी पादपों के शरीर में क्या हुआ करता है, जड़ क्या होता है, तना क्या होता है, जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, मूसलाधार अपस्थानिक जड़ क्या हुआ करता है, इसके मॉडिफिकेशन पढ़े जाते हैं। तने क्या हुआ करते हैं, अर्धवायवी तना, वायवी तना जो हुआ करता है, भूमिगत तने, इसके अंतर्गत रूपांतर तने का भी। फिर पत्ती क्या हुआ करती है, फिर पूरा ये सब चीज इसमें। फिर प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, ये चैप्टर छोटा सा इंक्लूडिंग करके रखा गया। इसमें आपको टोटली आर्थ्रोपोडा का एक प्राणी है जिसको आप लोग काक्रोच, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना कहा करते हो, उसके बारे में उसकी पूरी लाइफ साइकिल पढ़नी होती है। मार्फोलॉजी क्या हुआ करता है, मतलब उसके बाद फिर उसका पूरा फिजियोलॉजी, रिस्पायरेशन, एक्सट्रीजन, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, और ये सब पूरी रिप्रोडक्शन क्या हुआ करता है, और उसके छुए के बारे में बताया गया है। फिर कोशिका जीवन की इकाई एक चैप्टर है, कोशिका जीवन की इकाई चैप्टर है। इसमें सबसे पहले कोशिका क्या होती है, कोशिका कितने प्रकार की होती है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, लाइसोसोम, स्फीरोसोम्स, ये सब जो आपके प्लास्टिड क्या हुआ करते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं उन सब के बारे में जानकारी करना है। फिर बायोमॉलिक्यूल, जैव अणु क्या हुआ करते हैं, प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वसा क्या हुआ करता है, एंजाइम्स क्या हुआ करते हैं, ये सब चीजें इसमें आपको। एमिनो एसिड क्या होता है, ज्यूटर आयन क्या हुआ करते हैं, आवश्यक एमिनो एसिड, अनावश्यक एमिनो एसिड सब इसमें। फिर कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन जो हुआ करता है, कोशिका क्या आपको कोशिका चक्र में सेल साइकिल्स पढ़ना पड़ता है, इंटरफेज हुआ करती है और डिवीजन फेज होती है। इंटरफेज में जी फेज, एस फेज, जी2 फेज, एम फेज हुआ करती है। और फिर इसमें मुख्य रूप से आपको समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में आपको पढ़ना होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और फिर ये अर्धसूत्री विभाजन इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्रॉसिंग ओवर से क्वेश्चन अब की बात देखें जो पेपर बच्चे दिए होंगे, इसी सेल साइकिल से संबंधित जो हुआ करता है उसकी जो जीवन जी2 फेज होती है वहां से क्वेश्चन राइज कर दिए जाते हैं। कोशिका विभाजन में इसमें क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है। फिर पौधों में क्या हुआ करता है, परिवहन। परिवहन का मतलब होता है कि पौधे किस तरीके से जल को शोषित करते हैं, जिसमें परागण क्या होता है, रसारोहण क्या होता है, विसरण क्या हुआ करता है, ये सब चीजें इसमें देखने को मिलती है। खनिज पोषण, इसका मतलब पौधों में क्या हुआ करता है, कौन कौन से आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, अनावश्यक पोषक तत्व होते हैं, क्रिटिकल एलिमेंट कौन कौन से हुआ करते हैं, और जितने भी ये लाभदायक एलिमेंट है उसमें से हाइड्रोपोनिक्स वगैरह क्या होता है, ये सब चीजें इसमें देखने को मिलती है। फिर उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, ये जो फिजियोलॉजी
निकल करके आया किया करते हैं, और बच्चों की अगर सही से तैयारी नहीं रहा किया करती तो इसमें से क्वेश्चन पकड़े जाते हैं। अब जैसे फोटो सिस्टम क्या हो, मतलब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के संबंधित जो प्रैक्टिकल किए गए, प्रयोग किए गए, प्रकाशिक अपक्रिया, अप्रकाशिक अपक्रिया। प्रकाशिक अपक्रिया में क्या हुआ करता है, वर्णक तंतु फर्स्ट, वर्णक तंतु सेकंड, फिर उसके बाद साइक्लिक रिएक्शन, नॉन साइक्लिक रिएक्शन, फिर ये सब प्रकाश संश्लेषण में देखने को मिलेंगे। फिर केल्विन बेंसन चक्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है, ये ध्यान दीजिएगा। केल्विन बेंसन चक्र, C3 पौधे किसे कहते हैं, C4 पौधे क्या होते हैं, कैम पौधे किसे कहा करते हैं, C3 साइकिल है, C4 साइकिल होती है, कैम होती है क्रिस्टलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म होता है, फोटो रिस्पायरेशन क्या हुआ करता है, ये सब चीजें। पादप में श्वसन, ये बहुत, ये भी ये सब वेटेज वाले चैप्टर, यहाँ से बहुत क्वेश्चन निकल के आते हैं। पादप में श्वसन क्या हुआ करता है, इसमें पौधों में श्वसन क्या होता है, आक्सीय श्वसन, अनाक्सीय श्वसन, और फिर उसी के अंतर्गत ग्लाइकोलिसिस चक्र क्या हुआ करता है, क्रेब्स चक्र क्या होता है, 10 11 स्टेप के आपके सब साइकिल जान लीजिएगा। अभी ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनाना होता है, तो ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रक्टोज 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 1 6 डाई फ्रक्टोज, ढप से बना पागल, नीचे आया पागल, 1 3 डाई पेगा, 3 पेगा, 2 पेगा, पेपा पायु, ऐसे 10 स्टेप आपको देखने को मिलेगा। ये गुरुजी है, उनकी ट्रिक है, जान लीजिएगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, जितने भी इसमें क्या किए गए हैं, सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं, ध्यान दीजिएगा, उन सब की बातें मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आप सबको बता रहा हूँ, इसलिए अच्छी तरीके से इस चीज को क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद क्या हुआ करता है, लाइट चली गई, उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं, हम पूरा जब तक बता नहीं देंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। फिर क्या हुआ करता है, पादप में श्वसन हो गया, ये ध्यान दीजिए। पादप वृद्धि एवं परिवर्धन की बात करते हैं। पादप वृद्धि एवं जो परिवर्धन वाला टॉपिक होता है, इसमें से क्या किया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि पौधों में कौन कौन सी ग्रोथ हुआ करती है, और ग्रोथ के बाद क्या हुआ करता है, पौधों में कौन कौन से आपके ये जो हार्मोन हुआ करते हैं, ध्यान दीजिए, जैसे ऑक्सिन हुआ करता है, जिबरेलिन हुआ करता है, साइटोकाइनिन हुआ करता है, ये सब हार्मोन, ऑक्सिन वगैरह सब के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि 2,4-D क्या हुआ करता है, और इस हार्मोन की क्या भूमिका हुआ करती है, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा बातें अगर आप क्लियर किए रहेंगे तो एकदम पूरी बात एकदम क्लियर रहेगी, ध्यान दीजिएगा। फिर अगला चैप्टर जो है, ये ध्यान दो, पाचन एवं क्या है, एक मिनट जैसे रुक जाइए, थोड़ा सा 1 मिनट। प्रॉब्लम क्रिएट हो गई भाई, लाइट चली गई, लेकिन अब वीडियो शूट कर रहे हैं, पूरा इसको समझा के ही छोड़ेंगे। इसके बाद फिर क्या है, इसमें ध्यान दीजिए, पाचन एवं क्या है ये, अवशोषण। पाचन और अवशोषण वाला चैप्टर जो होता है, थोड़ा बहुत आप लोगों ने हाई स्कूल लेवल पे इसको पढ़ रखा होगा। इसमें पाचन और अवशोषण में क्या किया जाता है, आपको ये बताया जाता है कि पाचन क्या होता है, पूरा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हुआ करता है, इसमें पूरा उसका संरचना पढ़ाई जाती है, कहाँ कहाँ पे कौन सा डाइजेशन हुआ करता है, ये सब चीजें। फिर अगला जो हुआ करता है, श्वसन एवं गैसों का परिसंचरण, ये भी क्या किया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि श्वसन क्या हुआ करता है, श्वास तंत्र क्या हुआ करते हैं, फिर उसके बाद उसकी पूरी संरचना पूछी जाती है आपसे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता है कि जो विभिन्न प्रकार की गैसों का जब हम आदान प्रदान किया करते हैं अपने शरीर में, तो उन गैसों से रिलेटिव कितनी गैस अंदर करते हैं, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या हुआ करता है, आपकी वाइटल कैपेसिटी क्या हुआ करती है, इससे संबंधित यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और विभिन्न प्रकार की गैसों का कितना क्या होता है, एक्सचेंज वगैरह हुआ करता है, इस रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फिर है उत्सर्जी उत्पाद एवं निष्कासन। उत्सर्जी उत्पाद एवं निष्कासन में आपको पढ़ना पड़ेगा उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर विधाइयों को बांटा गया है। और फिर ये ध्यान दीजिएगा, ये उत्सर्जी उत्पाद कौन कौन से हुआ करते हैं, अमीनोटिलिक क्या हुआ करते हैं, यूरिकोटिलिक कौन होते हैं, यूरियोटिलिक कौन हुआ करते हैं, ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और फिर मनुष्य के नेफ्रॉन की संरचना, किडनी की संरचना, और कैसे यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या हुआ करता है, इसके बारे में भी क्या किया जाता है, यहाँ पे आपको बताया जाया किया करता है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा।
इसके बाद फिर क्या किया जाता है, ध्यान दीजिए, जो अगला आपका टॉपिक होता है वो है क्या, गमन एवं संचलन। गमन एवं संचलन में जो पढ़ाया जाता है आपको बता रहे, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हुआ करता है, मसल्स क्या होती है, मसल्स कितने प्रकार की हुआ करती हैं, इन सब के बारे में क्या किया जाता है आपको पूरा बताया किया करता है। और फिर सबसे ज्यादा मसल्स का कंट्रैक्शन पूछा जाता है, मसल्स कैसे कंट्रैक्ट हुआ करती हैं, उसमें कौन कौन सा क्या हुआ करता है आपका, जान लीजिए कि इसमें कौन कौन सार्कोमियर क्या हुआ करता है, ए बैंड क्या हुआ करता है, आई बैंड क्या हुआ करता है, जेड बैंड क्या हुआ करता है, और कौन कौन सी प्रोटीन वगैरह हुआ करती है, इसके बारे में यहाँ पे आपको बताया जाता है गमन एवं इसमें संचलन में। फिर क्या है आपका तंत्रिकीय समन्वय एवं नियंत्रण। देखिए लाइट आ गई ना आपकी, इसीलिए कहते हैं कि जब आप कोई काम कीजिए तो हारिए नहीं, इंतजार कीजिए उस घड़ी का कि जब आपके जीवन में क्या होगा, वो पहलू आएगी कि आपको अपना काम कर जाना है। अगर आप बीच में रुकावट उत्पन्न कर दिए और अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी जो है उससे अगर आप हार गए, जान लीजिए नेगेटिव विचार अगर मन में आ गए तो आपको हारना निश्चित है। इसीलिए लड़िए उस समय तक कि जब कहावत कही गई ना, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। इसीलिए अभी से जो विचार करेंगे वही आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ फिर देखिए गमन एवं संचलन की मैंने बात कर दिया। तंत्रिकी नियंत्रण क्या होता है, तंत्रिकी नियंत्रण में देखिए क्या होता है कि सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या हुआ करता है, नर्व की संरचना क्या होती है, पूरा कितने प्रकार की होती है, पोलर, नॉन पोलर, और फिर ये आपकी क्या होती है, सेंसरी होती है, मोटर हुआ करती है, मिक्स्ड हुआ करती है, और फिर उसके बाद ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, पूरा ब्रेन के एक एक पार्ट का कार्य क्या हुआ करता है, फंक्शन क्या हुआ करता है, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लांगेटा वगैरह, पोन्स वेरुलाई वगैरह सब पूरा इसमें। फिर इसी तरीके से आपको पढ़ाया जाता है उसका स्पाइनल कार्ड का भी स्ट्रक्चर है, ये सब पूरी चीजें। फिर शारीरिक समन्वय एवं नियंत्रण वाला जो चैप्टर है ये ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हुआ करता है आपको पूरा हार्मोन से रिलेटेड बातें बताई जाती हैं, हार्मोन कैसे कार्य किया करते हैं, टारगेट से उसकी क्या हुआ करती है हार्मोन की, और फिर क्या हुआ करता है कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं आपकी, जैसे अगर आप ऊपर से शुरू करिएगा तो पिट्यूटरी है, और यही हाइपोथैलेमस हुआ करती है ब्रेन में, यहीं पे आपकी पीयूष ग्रंथि, और आपकी पीनियल का वही होती है, पीनियल का पिट्यूटरी ग्रंथि और हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैराथायराइड हुआ करती है, फिर थाइमस हुआ करती है, फिर अग्नाशय हुआ करती है, फिर एड्रिनल ग्रंथि हुआ करती है, गोनेड ग्रंथि में टेस्टिस एंड ओवरी हुआ करती है। तो सभी ग्रंथियों से जो निकलने वाले हार्मोन हुआ करते हैं उन सब के बारे में भी क्या करना है, यहाँ पे आपको पढ़ना है। तो अगर सही से देखा जाए तो टोटल 20 चैप्टर है, यूनिट में भी इसको डिवाइड किया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर वेटेज आपको देखने को मिला, देख लीजिए तो 11th की बायोलॉजी का ज्यादा सिलेबस है आपके यहाँ, तो इसीलिए इतना सिलेबस हो, ये 11th की बायोलॉजी का है। और ऐसे नहीं आएगा बाबू, एक एक चैप्टर के एक एक टॉपिक आपको क्लियर करना होता है, ये नहीं कि आपको मैं चैप्टर नाम बता रहा हूँ, टॉपिक इसके लिए बहुत अथा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 5 बार पूरा सिलेबस क्लियर करना होता है, तब जाकर के कहीं आप उस क्वेश्चन की तर्ज को पकड़ पाते हैं। अब आइए 12th में ध्यान दीजिए, ये जो होता है जीवों में जनन है, फिर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन, जनन एवं स्वास्थ्य, वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत, वंशागत का आणविक आधार, विकास है इवोल्यूशन जिसको कहा करते हैं, फिर मानव स्वास्थ्य एवं रोग, खाद्य उत्पादन में वृद्धि एवं कार्यनीति, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रम, जैव प्रौद्योगिकी तथा इसके उपयोग, जीव एवं समष्टियां, पारिस्थितिकी और जैव विविधता एवं उसका संरक्षण, फिर पर्यावरण एवं उसके मुद्दे। ये 16 चैप्टर आपके कहाँ पे हैं आप जान लीजिएगा, आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ये जो 16 चैप्टर आपको देखने को मिल रहा है ये 12th की बायोलॉजी का ही जान लीजिए सिलेबस एक तरीके से। अब मैं इन सब के बारे में एक चीज बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। जीवों में जन्म क्या हुआ करता है, जीवों का जीवन चक्र क्या हुआ करता है, उनके जीवन का कितना समय हुआ करता है, जैसे किसका जीवन काल कितना हुआ करता है, फिर जीवों में जन्म कायिक जन्म क्या हुआ करता है, कायिक जन्म की विशेषता क्या होती है, अलैंगिक जन्म क्या होता है, कितने प्रकार के हुआ करते हैं, फिर लैंगिक जन्म क्या होता है, कितने प्रकार के हुआ करते हैं, ये सब इस चैप्टर में शुरुआती चीजें इस चैप्टर में पढ़ाई गई है। और फिर इसी को थोड़ा उठा करके पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, पुष्प क्या हुआ करता है, फिर पुष्प के कितने भाग हुआ करते हैं, दल पुंज क्या हुआ करता है, स्टिकेशन क्या होता है, फिर पुंकेसर से लेकर के क्या होता है, किस तरीके से परागकण का पूरा क्या हुआ करता है, विकास होता है, जिसको लव बीजाणु जनन कहा किया करते हैं, ये पूरी बातें। फिर ऐसे ही स्त्री केसर से गुरु बीजाणु जनन का पूरा क्या विकास हुआ करता है, उसको पूरा पढ़ाया जाएगा। जब दोनों का विकास हो जाता है तो फिर परागण की क्रिया होती है, पर परागण, स्व परागण क्या होती है, और पर परागण के लिए कौन सी अनुकूल दशा होती है, पर परागण के लिए
फिर दोनों में अंतर क्या होता है, फिर दोनों की लाभदायक क्रियाएं कौन होती हैं, हानिकारक क्रियाएं कौन सी हुआ करती हैं, ये सब चीजें इस चैप्टर में देखने को मिलती हैं। और फिर निषेचन क्या होता है, द्विनिषेचन क्या होता है, फिर निषेचन की क्रिया के बाद भ्रूण का विकास कैसे हुआ करता है, ये सब चीजें लास्ट में बहुभ्रूणता क्या होता है, एपोमिक्सिस क्या होता है, एंडोमिक्सिस क्या हुआ करता है, ये सब चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। और फिर लास्ट में प्रकीर्णन क्या हुआ करता है, ये इसमें मानव जन्म में क्या हुआ करता है, जन्म क्या होता है, यौना आरंभ क्या हुआ करता है, फिर ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नर जनन क्या होता है, और फिर उसके अंतर्गत पूरा स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया जाएगा। टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस साइट क्या हुआ करता है, वैसा इन्फ्रेंस वैसा डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बन के आता है, स्पर्म का कैसे निर्माण होता है इस चीज को, फिर ऐसे oogenesis क्या होता है, फीमेल के अंदर आपका मासिक धर्म क्या हुआ करता है, ये सब चीजें, फिर उसके अंदर कैसे oogenesis होती है, फिर निषेचन की क्रिया कैसे होती है, फिर उसके बाद भ्रूण का विकास कैसे हुआ करता है, मारुला ब्लास्टुला, ये फिर कितनी अवस्थाएं हुआ करती हैं, ये सब चीजें, प्लेसेंटा क्या होता है, ये सब चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। फिर अगला चैप्टर जनन एवं स्वास्थ्य होता है। जनन एवं स्वास्थ्य में जनन और स्वास्थ्य क्या हुआ करता है, जनसंख्या क्या है, जनसंख्या विस्फोट क्या हुआ करता है, परिवार नियोजन की कौन कौन सी विधियां हुआ करती हैं, और इसके अंतर्गत कौन कौन सी बैरियर मेथड कौन सी है, हार्मोनल विधि कौन कौन सी हुआ करती है, ऑपरेशन विधि कौन कौन सी हुआ करती है, फिर यौन संचालित कौन कौन से रोग हुआ करते हैं, सिफिलिस है, गोनोरिया है, एड्स है, हेपेटाइटिस हुआ करता है, फिर इन्फर्टिलिटी को दूर करने के लिए कौन कौन कारण हुआ करते हैं, जिप्ट है, आईयूडी हुआ करती है, टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ करता है, ये सब चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। फिर वंशागति एवं विविधता के जो सिद्धांत हैं इसमें शुरू कर दीजिए आप मेंडल साहब को। हाई स्कूल में आप लोग थोड़ा बहुत इसको पढ़े हुए होते हैं, तो मेंडल क्या है, मेंडल की सफलता का कारण क्या है, मेंडल के 7 जोड़ी जो लक्षण दिए गए थे मेंडल के पौधे पर वो क्या हुआ करते हैं, फिर प्रभाविता का नियम क्या होता है, आपका, उसके बाद पृथक्करण का नियम क्या है, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम क्या होता है, फिर अपूर्ण प्रभाविता का नियम क्या है, कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं होती हैं, एलील क्या होता है, सबजीनी क्या होता है, विषमजीनी क्या होता है, एक संकरण, द्वि संकरण, और फिर आपको देखने को मिलेगा प्रथम पीढ़ी, द्वितीय, और बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर आपका बहुजीनी सिद्धांत हुआ करता है, बहुविकल्पीवाद सिद्धांत है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ से क्वेश्चन, और फिर उत्परिवर्तन वगैरह क्या होता है इसमें से। फिर ये वंशागति का जो आणविक आधार है, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, और नाइट्रोजन समाक्षार क्या है, प्यूरिन क्या है, पिरिमिडीन क्या हुआ करता है, डीएनए का संरचना पूछी जाती है, डीएनए का जो वाटसन और क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल है इसी में, और डीएनए कितने प्रकार के होते हैं, ए डीएनए, बी आपका जेड डीएनए हुआ करता है। फिर आरएनए क्या हुआ करता है, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए हुआ करते हैं। फिर ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में होता है, डीएनए और आरएनए में अंतर आपसे पूछा जाता है। फिर डीएनए से डीएनए बनना जिसको कहते हो डुप्लीकेशन, और डीएनए से आरएनए बनना जिसको ट्रांसक्रिप्शन कहा करते हो। फिर आपका क्या हुआ करता है, डीएनए से आरएनए से प्रोटीन बनना जिसको ट्रांसलेशन कहा करते हो। ये तीनों प्रोसेस लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आते हैं, और यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाया किया करते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको ये चीज देखने को मिलेगा। फिर इसी में जेनेटिक कोड क्या हुआ करता है, जेनेटिक कोड 64 हुआ करता है, जिसमें से 3 नॉनसेंस कोड हुआ करते हैं। जेनेटिक कोड की विशेषता क्या हुआ करती है, मानव जीनोम प्रोडक्ट क्या हुआ करता है, यहाँ से क्वेश्चन, ये सब चैप्टर के नाम में बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, और मैं बीच बीच में जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सब हेडिंग है। और जिस दिन आप किसी भी कोर्स को अगर करना है, उसका सिलेबस अगर आपको याद हो गया तो जान लीजिए आप, फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। और जब मैं बता रहा हूँ ये ऐसे नहीं हुआ, ये प्रैक्टिस से होता है, बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको सारी बातें क्या होगी, समझ में पूरी बातें आएंगी। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिए। विकास में क्या हुआ करता है, पूरी पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से सिद्धांत दिए गए, जीवोत्पत्ति का सिद्धांत जिसमें लुई पास्चर वगैरह, हेल्महोल्ट्ज वगैरह का उपयोग था, हर्ष की गर्दन का उपयोग उन्होंने क्या किया था। फिर इसी में ओपेरिन की परिकल्पना है, जिसको स्टैनली मिलर ने क्या किया था, सिद्ध किया था और बताया था कि जीवन की उत्पत्ति समुद्र में हुई थी। फिर जैव विकास के सिद्धांत के जैव विकास की कुछ कड़ियां आपको पढ़ने के लिए प्रमाण देखने को मिलते हैं। सिद्धांत में आपको लेमार्क का सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत, फिर लेमार्क सिद्धांत की कुछ कमियां, फिर डार्विन के सिद्धांत की कुछ कमियां, और फिर आपको देखने को मिलता है उत्परिवर्तनवाद क्या होता है, फिर आधुनिक संश्लिष्ट सिद्धांत जो हुआ करता है यहीं पे ही देखने को मिलता है। और कड़ियों में जैसे वर्गीकरण से प्रमाण हुआ करता है, तुलनात्मक अंगों से प्रमाण होता है, भ्राणुकी से प्रमाण हुआ करता है, और शेषी अंगों से प्रमाण हुआ करता है। ये सब विकास वाला पूरा चैप्टर इसमें, और मानव का विकास हुआ करता है, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, रामापिथेकस, क्रोमैग्नॉन, पेकिंग मानव, जावा मानव, और फिर होमो सैपियंस मानव, निएंडरथल मानव, ये सब, और इसी में पूरा डेवलपमेंट। थोड़ा थोड़ा चीजें क्या की गई है उनकी इंक्लूड करके इसमें बताई गई है।
फिर मानव स्वास्थ्य एवं रोग, मानव क्या होता है, स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य की कौन कौन से पहलू हुआ करते हैं, स्वच्छता क्या हुआ करती है, फिर बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, वायरस के द्वारा होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं, कवक के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, प्रोटोजोआ के द्वारा कौन कौन से रोग हुआ करते हैं। अब कवक के द्वारा तो जैसे आप जानते हो गंजा दमा खैर, बैक्टीरिया द्वारा पंडित जी का टीका नहीं है, और वायरस द्वारा रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, और उसके द्वारा गंजा दमाद खाए फूट, और फिर सोने में काम पाया, ये प्रोटोजोआ द्वारा होता है। तो ट्रिक से क्या हो जाते हैं, सब याद हो जाते हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वो किसके कारण होता है। जैसे मलेरिया जो रोग होता है वो आपके किसके कारण होता है और इसका वाहक कौन होती है। तो मलेरिया जो रोग हुआ करता है वो प्लाज्मोडियम वायरस के कारण होता है, और इस रोग का वाहक होती है मादा एनाफिलीज होती है। और ये आपके में इसकी लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र, कैसे इसका पूरा जीवन चक्र क्या होता है, गठित होता है, मलेरिया कितने प्रकार की होती है, ये सब चीजें पूरा इसमें रोग से रिलेटेड बातें बताई जाती हैं। फिर जो एक चैप्टर है खाद्य उत्पादन में सुधार एवं नीति, मतलब इसमें प्रोडक्ट के बारे में बताया गया कैसे हम अपनी इस बढ़ती जनसंख्या के सामने क्या करेंगे, जो भोजन की समस्या उसको दूर करने के लिए, चाहे वो मांस हो, उसके लिए हम भेड़ बकरियों और ये इन सब के पालन के बारे में, पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री जिसको कहते हो, इसके बारे में, फिर विभिन्न प्रकार की गेहूं की प्रजातियां, धान की प्रजातियां, मक्के की प्रजातियां, इन सब के बारे में, और संकरण क्या होता है, वायु संकरण, अंतर संकरण, ये सब चीजें। फिर मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मतलब ह्यूमन, जो आपके मतलब हमारी लाइफ में जो माइक्रोब्स हुआ करते हैं उनका क्या योगदान होता है। जैसे जीवाणुओं का क्या होता है, जैसे सिरका बनाने में हुआ करता है, कुछ वैक्सीन बनाने में हुआ करता है, दूध से दही बनाने में हुआ करता है। तो ऐसे जीवाणुओं का हमारे जीवन में क्या लाभदायक होता है, ऐसे कवक की क्या हुआ करती है, फिर वायरस तो उतने लाभदायक हुआ नहीं करते हैं, और शैवाल कौन कौन से हुआ करते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, तो ये भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देने का काम किया करते हैं। तो ये सब चीजें देखने को मिलती हैं इसमें। यहाँ पे मानव कल्याण सूक्ष्म जीव में, इससे भी एक आध क्वेश्चन, और इसी में बायोगैस वगैरह क्या हुआ करती है, बायोगैस की उपयोगिता क्या होती है। फिर जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रकरण बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो दोनों चैप्टर है खतरनाक चैप्टर है, जान लीजिएगा। इसमें क्या की गई है, बायोलॉजी के अंदर टेक्निक लगा दी गई है, इसीलिए यहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत क्या होते हैं, इसके स्टेप्स क्या हुआ करते हैं, और डीएनए से फिर डीएनए कैसे बनाया जाता है उसका पूरा यहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत का पूरा स्टेप बताया जाता है। कैसे डीएनए को प्रोकैरियोटिक कोशिका से या यूकेरियोटिक कोशिका से अलग किया जाता है, कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा जाता है, तोड़ करके फिर अलग किया जाता है, अलग करने के बाद एक पहचान की जाती है कि यहाँ से हमें एक वांछित डीएनए को जोड़ना है, और फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, आरएनए प्राइमर वगैरह ये सब लगा करके पूरा फिर एक नया रिकॉम्बिनेट डीएनए बनाया करते हैं, उसी का पूरा इसमें सिद्धांत बनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जान लीजिएगा ये। और फिर जो चैप्टर इसमें पढ़ा रहता है फिर उसी का इसमें अनुप्रयोग क्या हुआ करता है, मतलब हमने इसको पढ़ा तो इसका हमारे जीवन में उपयोग क्या है, कैसे हम क्या करते हैं, बीटी फसल, बीटी कपास, बीटी बैगन, ये सब चीजें फसलें उत्पन्न किया करते हैं। विभिन्न प्रकार की जो जैसे मानव इंसुलिन जो हुआ करती है वो कैसे बनाई जाए किया करती है, ये सब चीजें इसमें उसी का सिद्धांत का उपयोग है। फिर जीव एवं समष्टियों में क्या हुआ करता है, जीव और समष्टियों में क्या हुआ करता है, मतलब जो हमारा वातावरण होता है और जो धारियों के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, जैसे सहजीवन क्या होता है, सहोपकारिता क्या होती है, आदि सहोपकारिता क्या होती है, परभक्षण क्या हुआ करता है, ये सब चीजें इसमें आपको देखने को, छोटी छोटी परिभाषा, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। फिर इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम कितने प्रकार का होता है, और इकोलॉजी क्या होती है, और ये परिस्थितिकी क्या हुआ करती है पूरा। फिर इसके बायोटिक फैक्टर और नॉन बायोटिक फैक्टर आपको इसी चैप्टर में देखने को मिलता है। इसमें पिरामिड्स क्या होता है, ऊर्जा का पिरामिड, जयभार का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, ये सब चीजें पारितंत्र वाले चैप्टर में देखने को मिलती हैं। यहाँ से का क्वेश्चन आपको दो मिलेगा। जैव विविधता एवं संरक्षण के सिद्धांत, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैव विविधता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, और जैव विविधता के बनाए रखने के कौन कौन साधन होते हैं, जैव विविधता को कैसे हम नष्ट कर रहे हैं, और फिर बाह्य स्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य हुआ करता है, इसमें से रेड डाटा बुक क्या हुआ करती है, ये क्वेश्चन आया किया करता है, जीन बैंक क्या हुआ करता है, ये सब चीजें यहाँ पे जैव विविधता और उसके संरक्षण की कौन कौन सी विधियां हुआ करती हैं, ये सब चीजें आपको यहाँ चलता है। और पर्यावरण राष्ट्र मुद्दे में क्या हुआ करता है, एनवायरमेंट जो इश्यूज हुआ करते हैं, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि एनवायरमेंट में प्रदूषण क्या होता है, और प्रदूषण क्या होता है, कितने प्रकार का, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जिसमें से वायु और जल वाला, मृदा वाला और ध्वनि, यही तीन से पूछे जाते हैं। प्राथमिक प्रदूषण, द्वितीयक प्रदूषण क्या हुआ करते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, और ओजोन होल्स क्या होती है, और अम्लीय वर्षा। यहाँ से 3-4 बीओडी क्या हुआ करता है, सीओडी क्या हुआ करता है, इतने 3-4 क्वेश्चन क्या हुआ करते हैं, यहाँ से रिलीज होते हैं। तो ये ऑल ओवर मैंने आपको क्या बता दिया, ये
और ये 12th की बायोलॉजी का क्या है पूरा सिलेबस है। हमने इसको बहुत दिनों से विचार में रखा था कि किसी दिन आपको बताएंगे, और देखिए हमने शुरू भी किया तो बीच में लाइट आपकी प्रॉब्लम कर गई, लेकिन प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम शब्द का डिक्शनरी से निकाल दीजिए, और नहीं होगा हमसे नहीं होगा, ये जान लीजिए सबसे खतरनाक होगा, आपसे ही होगा, लेकिन बस करने की जिद एक आप ठान लीजिए तब आप कर पाएंगे। ये इतना सिलेबस मैंने आपको किसका बता दिया, ये बायोलॉजी का सिलेबस है, और ऐसे ही आपकी फिजिक्स का 11th और 12th का सिलेबस है, और 11th और 12th की केमिस्ट्री का है। ये इतने चैप्टर्स हैं, ऑल ओवर अगर कहा जाए तो लगभग 100 चैप्टर आपके पास हो जाते हैं, और अगर इतना सिलेबस आपको तैयार करने की क्षमता है तो फिर आप मैदान में आइए, तब फिर आपका सपना क्या हो सकेगा, साकार हो सकेगा, और मेहनत करिए तब फिर मजा रहेगा। तो बस इतना याद बताना चाहते थे, मिलेंगे नए वीडियो में। हाँ, आप अपने सभी साथियों के बीच में जो भी बच्चे हैं वो सबके बीच में शेयर कर दीजिएगा, ताकि